नमस्कार, डॉक्टर एम वी गोहिल, एसोसिएट प्रोफेसर, एचओडी, हिंदी डिपार्टमेंट। मेरे कॉलेज का नाम है श्रीमती आदिशा आर्ट्स एंड श्रीमती विदिशा कॉमर्स कॉलेज धोलका। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ। मैंने आज ये लेक्चर तैयार किया है बीए सेमेस्टर 5 के लिए। बीए सेमेस्टर 5 में जो पहला कोर्स नंबर है 301 हिंदी में, उसके ऊपर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। और हिंदी 301 में जो कोर्स में पढ़ाई करनी है आप लोगों को, वो है भारतीय काव्य शास्त्र। इसमें 4 अलग यूनिट है फ्रेंड्स। उन 4 यूनिटों में से पहला यूनिट जो है वो है काव्य का। सीधी सी बात है, हमारे मन में प्रश्न होना चाहिए कि साहित्य की शुरुआत कैसे हुई। सर्वप्रथम साहित्य किस रूप में हमारे सामने आया। तो बहुत सारी ऐसी जिज्ञासाएं आपके मन में होती होगी। मैं आप लोगों की उन जिज्ञासाओं को परिपूर्ण करने की कोशिश कर रहा हूँ। मूलतः हिंदी जो साहित्य है और हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ है। हम जानते हैं कि संस्कृत हिंदी की जननी है। तो हम लोगों को थोड़ी सी जानकारी संस्कृत साहित्य से भी प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो भारतीय काव्य शास्त्र है वो मूल रूप से संस्कृत काव्य शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ है। साहित्य में सर्वप्रथम मित्रों जो शुरुआत हुई थी वह पद्य से हुई थी, क्योंकि शुरू में जो भी साहित्य लिखा जा रहा था वो पद्य में लिखा जा रहा था। और पद्य में लिखा हुआ साहित्य जो चल रहा था उसी के आधार पर बाद में अनेकों विधाएं आई। लेकिन प्रश्न ये भी होना चाहिए कि काव्य का प्रारंभ कैसे हुआ। फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं कि काव्य जो होता है वो मूल रूप से उसके स्वरूप के साथ हम उसकी बात करेंगे। काव्य को लेकर बहुत सारी किंवदंतियां हैं। उसमें पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि काव्य अर्थात साहित्य। मैं अभी जो बोल रहा था कि साहित्य यानी क्या, तो काव्य को भी हम साहित्य कहते हैं मित्रों। हिंदी साहित्य का प्रारंभ काव्य के प्रारंभ से ही माना जाता है। अतः साहित्य में सर्वप्रथम पद्य की शुरुआत हुई। प्रारंभ का हिंदी साहित्य पद्य में ही रहा है। हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा हिंदी की जननी मानी जाती है। परिणाम स्वरूप संस्कृत आचार्य द्वारा दी गई काव्य की परिभाषा हिंदी काव्य के लिए उपयुक्त मानी गई है। मैं अभी आपको जो बात कर रहा था कि काव्य का प्रारंभ कैसे हुआ, तो बहुत ही पुरानी एक घटना है। इसे आप किंवदंती भी कह सकते हैं। हुआ यूं कि एक बार ऋषि वाल्मीकि जो अपने आश्रम में बैठे थे और नारद जी उनको रामायण का पाठ सुना रहे थे। जब रामायण का पाठ पूरा हुआ और नारद जी जब अपने गंतव्य स्थान पर गमन कर गए, पश्चात ऋषि वाल्मीकि आश्रम के पास में जो नदी बह रही थी वहाँ स्नान आदि कार्य के लिए जाने लगे। अचानक रास्ते में जा रहे थे और वन का वातावरण भी बहुत मोहित करने वाला था। चारों ओर पक्षी चहचहा रहे थे। ऋषि वाल्मीकि का मन बहुत खुश था और वो खुशी में ऐसे ही जा रहे थे और अचानक उनकी आंखों के सामने एक घटना हुई और वो घटना थी क्रौंच वध की। उन्होंने देखा कि कहीं से उन्होंने दूर तक नज़र दौड़ाई तो एक पेड़ पर क्रौंच और क्रौंची युगल क्रीड़ा में मस्त थे। दोनों अपनी क्रीड़ाओं में व्यस्त थे। उसी दौरान कहीं से एक दिशा में से किसी शिकारी का तीर आकर क्रौंच को लग गया। जैसे ही तीर क्रौंच को लगा,
क्रौंच घायल होकर तड़प कर वहीं पर नीचे गिर गया। यह स्थिति देखकर क्रौंची विलाप करने लगी और क्रौंची ने भी इधर-उधर दौड़कर देखा और बार-बार अपने क्रौंच के पास आकर सिर पटक-पटक कर उसने अपने प्राण दे दिए। ये करुण घटना जो हुई ऋषि वाल्मीकि की आंखों के सामने, जैसे ही उन्होंने करुण घटना देखी तो उनके मुख से एक श्लोक निकल गया और वो श्लोक था, माँ निषाद प्रतिष्ठान तत्त्वं गमः शाश्वती ही समाहा यत्क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। इसका अर्थ भी है, हे निषाद, तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त न कर सको क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से काम भावना से ग्रस्त एक का वध कर डाला है। सीधी सी बात है, निषाद यानी शिकारी। उस शिकारी ने शब्द वेदी बाण जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ पर लगाया होगा शायद और सीधा वो क्रंच युगल के पास आया और उसमें क्रंच का वध कर दिया। इस घटना से ऋषि वाल्मीकि के हृदय में करुणा का भाव जागृत हुआ और अचानक उनके मुख से संस्कृत का एक श्लोक निकल गया। आश्रम में जब वापस आए उन्होंने अपने शिष्य से बात की कि आज अचानक मेरे सामने ये घटना हुई और मेरे मुख में से एक श्लोक निकल गया। उन्होंने कहा, हो न हो कोई मुझे संकेत मिला है। बहुत समय तक वो सोचते रहे कि ये संकेत क्या है और उस संकेत का अर्थ वो जानने की कोशिश में थे और उन्होंने अपने शिष्य से भी कहा कि बिल्कुल वो छंदोबद्ध ही श्लोक निकला था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे कुछ ऐसा कार्य समाज के लिए करना चाहिए जो पूरे समाज के उपयोग में आए। तब जाकर उनको याद आया कि नारद जी अभी-अभी थोड़े समय पहले राम और सीता की कथा को सुना कर गए थे। तो उनको लगा शायद ये एक संकेत ही है कि क्यों न मैं भी राम और सीता की जो घटनाएं हैं उसको काव्यबद्ध करूं और बस उनके मन में ये बात आई और उन्होंने उसी समय संकल्प ले लिया और हमारे सामने बहुत महान ग्रंथ रामायण की रचना हुई। आप सब जानते हैं कि सर्वप्रथम रामायण जो आया था वह संस्कृत में था। उसके बाद अलग रामायण आए। तो वो बात कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि काव्य का प्रारंभ कहाँ से माना जाए। तो संस्कृत आचार्य कहते हैं कि काव्य का प्रारंभ उसी श्लोक से माना जाए जो ऋषि वाल्मीकि के मुख से निकला था और उसी तरह संस्कृत में काव्य का प्रारंभ हुआ यानी कि साहित्य का प्रारंभ हुआ। हिंदी में भी इसी को आधार माना जाता है और यहाँ पर हम शुरुआत में उसकी परिभाषाओं की बात करेंगे। आचार्य भामा ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में काव्य की परिभाषा अर्थात साहित्य की परिभाषा देते हुए कहा था, शब्दार्थो सहितो काव्यम। मित्रों, भामा प्रथम आचार्य है जिन्होंने काव्य लक्षण देते हुए कहा था कि शब्द और अर्थ का समभाव जहाँ होता है वही काव्य होता है। काव्य ऐसे नहीं बनता, वो शब्द और अर्थ को भी व्यक्त करता है। और उन्होंने काव्य की यानी कि साहित्य की एक परिभाषा दी थी। उसी प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने भी एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात उनका ये जो वाक्य है साहित्य दर्पण में था। उन्होंने कहा था कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। यहाँ वाक्य का तात्पर्य उन शब्दों से है जो अर्थयुक्त हो, अर्थात सार्थक शब्द ही से वाक्य बनते हैं। उनके रसात्मक शब्द में काव्य की अनुभूति है। सीधी सी बात है, कोई भी रसपूर्ण वाक्य होता है उसे उन्होंने काव्य कहा है। आगे परिभाषा में हम आचार्य मम्मट की परिभाषा को देखते हैं तो वो काव्य प्रकाश में लिखते हैं, तददोषो शब्दार्थो सगुणावलनंकृति पुनः क्वापि।
और